हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। तो कौन कौन से चरण अपने को अपनाने पड़ेंगे जिसके द्वारा अपन एक कंप्लीट रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। तो एक एक चरण को अपन शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। तो देखो इस चरण में पहली बात क्या होती है कि जब आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्रियाकारक को लिखते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक को लिखते हैं। उसके बाद में तीर का निशान लगाया जाता है, एरो बोलोगे आप इसको। और इसके बाद में आपको क्या करना है, उत्पाद या क्रियाफल लिखना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी अपन रासायनिक समीकरण लिखें तो आपके क्रियाकारक या अभिकारक है ये तो होने चाहिए बाईं ओर। किस ओर होने चाहिए? ये तो बाईं ओर होने चाहिए। और जो आपके उत्पाद या क्रियाफल है वो होने चाहिए दाईं ओर। ठीक है, तो ये पहला चरण हो गया रासायनिक समीकरण लिखना का कि जब आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो आपको बाईं ओर क्रियाकारक या अभिकारक लिखना है और दाईं ओर उत्पाद या क्रियाफल लिखना है। दोनों के बीच में तीर का निशान लगाना है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्रियाकारक या अभिकारक लिखा जाता है, उसके बाद में तीर का निशान लगाया जाता है और तीर का निशान लगाने के बाद में क्या किया जाता है, उत्पाद या क्रियाफल को लिखा जाता है। तीर का नुकीला सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ रहेगा। ठीक है, दूसरी बात देखो भाई, यदि क्रियाकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो क्या करना होगा हमें? तो हमें क्या करना होगा कि धनात्मक निशान लगाना होगा। कौन सा निशान लगाना होगा? धनात्मक निशान लगाना होगा। जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्रियाकारक है दोनों। तो यहां पर क्रियाकारक दो हो गए आपके पास में। क्रियाकारक कितने हो गए? दो हो गए। कार्बन और ऑक्सीजन दो क्रियाकारक हैं और आपको एक उत्पाद मिला है। तो जब क्रियाकारक या उत्पाद कोई भी दो या दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में ये निशान लगाया जाता है। तो हमने लगा दिया भाई दो क्रियाकारक, इसलिए बीच में अपन ने क्या कर दिया, धनात्मक निशान लगा दिया। ऐसे और उदाहरण देख लो, CaCO3 है, इसको हम गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें दो उत्पाद मिलते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो इसमें देखो क्रियाकारक तो एक ही लेकिन उत्पाद दो हो गए, तो दोनों उत्पादों के बीच में अपन ने क्या कर दिया, धनात्मक निशान लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से दो चरण में चरणों के अंदर अपन ने दो चरण पढ़ लिए। पहले में अपन ने पढ़ लिया भाई सबसे पहले क्रियाकारक या अभिकारक लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे और उत्पाद लिखेंगे। दूसरा अपन ने पढ़ा भाई क्रियाकारक दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में क्या करा जाता है, धनात्मक निशान लगाया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके दो बातें नोट करो आप, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, करो मिटाऊं। अब देखो तीसरे चरण में क्या बात है। तो देखो तीसरे चरण में ये बात है कि इस चरण में समीकरण को संतुलित किया जाता है।
समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का मतलब यह है कि क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर किया जाता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि हम समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। पिछले वीडियो में हम संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न है, भाई हम समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। तो इसके पीछे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, और ऐसा आपको तभी प्राप्त होगा जब समीकरण संतुलित हो, यानी कि क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या की क्या हो, बराबर हो। तो सीधी भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, देखो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए पूरी बात मैं यहां लिख देता हूं, नोट्स में जानी चाहिए ये बातें। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसा तभी संभव है जब समीकरण संतुलित हो। तो अपन ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने हेतु समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आगे अपन लिख दें, ऐसा तभी संभव है जब समीकरण संतुलित हो, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाने हेतु समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित किया जाता है। ठीक है भाई, बात क्लियर है अपने। अब देखो चौथा चरण,
तो चौथे चरण में अपन क्या करते हैं कि समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में लेते हैं और उस विधि को अपन बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो क्रियाकारक और उत्पाद है उनके जो अणु हैं उनकी संख्या को घटाया बढ़ाया जाता है, अनुमान के हिसाब से घटाया बढ़ा करके समीकरण को क्या किया जाता, संतुलित किया जाता है। तो चौथे चरण के अंदर आप एक बात ये नोट कर लेना कि समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि, अनुमान विधि को अंग्रेजी में अपन ने बोला है हिट एंड ट्रायल मेथड। काम में ली जाती है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि क्रियाकारक और उत्पाद है उनके अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये दो चरण और आप नोट करें। इसमें तीसरा जो चरण है उसमें से क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसा तभी संभव है जब समीकरण क्या हो, संतुलित है। तो अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाने हेतु समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और चौथे चरण में समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि काम में ली जाती है। और इस विधि में क्या किया जाता है, क्रियाकारक और उत्पाद है उनमें अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अगला जो चरण है उसमें मैं इस विधि के द्वारा एक समीकरण संतुलित करके आपको बताऊंगा। तो पहले वीडियो को पॉज करो और इस बात को नोट करो, आप कीजिए नोट। मिटा दूं? ठीक है भाई, मैं मिटाता हूं इसको। तो देखो भाई, पांचवा चरण चल रहा है अपना। तो हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा एक समीकरण अपन संतुलित करके देखते हैं। अनुमान विधि के द्वारा अपन एक समीकरण को संतुलित करके बताते हैं आपको। तो देखो, अनुमान विधि के अंदर जब भी आप समीकरण को संतुलित करोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि जो अन्य परमाणु हैं उनको संतुलित करना। अन्य परमाणु का मतलब अपने को क्या है कि दो परमाणु को छोड़ना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के जो परमाणु उनको छोड़ करके अन्य तत्वों के जो परमाणु है सबसे पहले उनको संतुलित करना है। उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु हैं उनकी संख्या को संतुलित करना है। और लास्ट में हमें संतुलित करना है ऑक्सीजन परमाणु को। लास्ट में हमें किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना है। तो इस मेथड को अपनाते हुए अपने एक समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। तो देखो भाई, एक समीकरण अपने बुक के अंदर ही एग्जांपल है, वो ही ले रहा हूं मैं। C3H8 ये एक यौगिक है जिसे प्रोपेन बोला जाता है। इसको जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, अब देखो आप
कि ऑक्सीजन को लास्ट में संतुलित करोगे, हाइड्रोजन को भी बाद में संतुलित करोगे, पहले इन दोनों परमाणुओं को छोड़ करके कोई अन्य परमाणु है तो उसको संतुलित करना है आपको। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इन दोनों को छोड़ो, क्या बच रहा है, कार्बन। अन्य परमाणु यहाँ पर कार्बन है तो पहले कार्बन को संतुलित करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर कार्बन 3 है और यहाँ पर कार्बन कितना है, अकेला है। तो आप ऐसा नहीं कर देना कहीं पर कि साहब ये कार्बन है तो यहाँ 3 लगा दूँ, हो गया संतुलित, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जो भी अंक लगाओगे ना तो वो क्या करना है, आपको ये जो अणुसूत्र है इसके पहले लगाना है, यहाँ पर अणुसूत्र के पहले रखना है आपको, जो भी अंक रखो आप, नहीं तो आपका अणुसूत्र गलत हो जाएगा, और अणुसूत्र गलत तो पूरा समीकरण ही गलत है। तो पहले अणुसूत्र सही होना चाहिए, उसके बाद में समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखो मैं ये जो समीकरण है इसको पहले नीचे उतार लेता हूँ, और पहला काम अपन इसमें करना चाह रहे हैं कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य तत्व का जो परमाणु है उसको अपन क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब कि यहाँ कार्बन 3 है तो मैं इस अणु के पहले 3 लिख देता हूँ। 3 से पूरा अणु गुणा हो गया तो कार्बन भी कितने हो गए, 3 हो गए। हाँ ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहे अभी, अपन कार्बन को संतुलित करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ भी हो चाहे से। तो यहाँ कार्बन 3 है तो हमने यहाँ 3 लगा करके कार्बन भी कितने कर दिए, 3 कर दिए। ठीक है, अब दूसरी स्टेप पर चलते हैं। भाई देखो पहली स्टेप में अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य जो परमाणु उसको संतुलित कर रहे थे, तो वो काम कर दिया हमने। अब दूसरी स्टेप में पहले इस समीकरण को जैसे के जैसे नीचे उतार लो आप, O2 तो इक्वल टू 3CO2 प्लस H2, जो ऊपर समीकरण लिखा था उसी को मैंने नीचे उतारा। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य तत्व कार्बन, इसके अलावा अन्य तो और कोई है ही नहीं। तो अब अपन इसके बाद में किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को देखो इस समीकरण में देखना, अब जो जस्ट अपन ने नीचे उतार लिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब क्या करना चाहिए मुझे कि यदि मैं इस अणु को 4 से गुणा कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मैं इस अणु को 4 से गुणा कर देता हूं, 4 दूनी 8, 8 हो गए हाइड्रोजन आपके, इधर भी 8 है। तो दूसरा ये जो पद है मैंने काम में ले लिया है, जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। क्लियर है बात। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो देखो ऊपर जो समीकरण लिखा हुआ है इसी को मैं नीचे उतार लेता हूं, O2 तो इक्वल टू CO2 प्लस 4H2, यहाँ तक आ चुके हैं अपन पहले से। अब हम इस चरण में किसको संतुलित करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करना चाह रहे हैं। तो देखो भाई ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर क्रियाकारक में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 2। इधर ये दोनों उत्पाद हैं तो इनमें ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 बराबर 6 परमाणु तो इसमें है। ठीक है, यहाँ देखो तो एक परमाणु है जो 4 से गुणा, तो 4 गुणा 1 तो कितने परमाणु हो गए ऑक्सीजन के, 4 हो गए। तो भाई देखो 6 प्लस 4 बराबर हो गए 10, यानी कि उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 10, जबकि क्रियाकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो यदि मैं इसको कितने से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो क्रियाकारक में भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया है। अब एक काम करते हैं अपन, लास्ट में चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो देखो आपका जो फाइनल समीकरण बन के आया संतुलित, वो आ गया प्लस 5O2 इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार कि सारे तत्वों के परमाणु बराबर है कि नहीं है क्रियाकारक और उत्पाद में। तो देखो भाई सबसे पहले कार्बन को चेक कर लेते हैं। कार्बन क्रियाकारक में 3 है और उत्पाद में गिन लो 3, ठीक संतुलित है। इसके बाद में हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 8 है,
क्रियाकारक में 8 ही तो है, इधर उत्पाद में भी देख लो कितने हैं 8, ठीक है, ये भी बराबर है। इसके बाद में ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो क्रियाकारक में ऑक्सीजन कितना है 10 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर और 4 यहाँ पर, कितने हो गए 10 हो गए। तो देखो जितने भी तत्वों के परमाणु हैं क्रियाकारक और उत्पाद में, उन सब में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हमारा समीकरण कैसा है, अब संतुलित है, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये मेथड आपका काम करे, 100% ये मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। कई जगह पर ऐसा हो जाएगा कि ये मेथड आपका काम नहीं करेगा, लेकिन आपको अनुमान लगाना पड़ेगा वहां पर भी कि किस तरीके से इस समीकरण को संतुलित किया जाए। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न भी दे के जाऊंगा जिसको समीकरण को आपको संतुलित करना होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके ये 5वां जो चरण था ये तो नोट कर लीजिए, इसके बाद में बताता हूं कि आगे क्या करते हैं अपन। ठीक है भाई, नोट किया आपने। छठा चरण देखते हैं अब इसका। तो देखो छठे चरण में अपन क्या करेंगे कि जब आपका समीकरण संतुलित हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो क्रियाकारक और उत्पाद है उनके अणुसूत्र के अंत में उनकी भौतिक अवस्था के संकेत लिखते हैं। भौतिक अवस्था के संकेत लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भौतिक अवस्थाएं 3 मानते हैं अपन। पहली है सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है। तो कोई आपका क्रियाकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसके अणुसूत्र के अंत में आप कोष्ठक में उसका भौतिक अवस्था का संकेत लिखेंगे S, ठीक। इसके बाद में देखो लिक्विड यानी कि द्रव, इसके लिए अपन क्या करते हैं L लिखते हैं कोष्ठक में, ठीक है। और एक अवस्था होती गैस, अंग्रेजी में भी आप इसको गैस ही बोलोगे, हिंदी में भी गैस ही बोलोगे, तो इसके लिए लिखा जाता है G, ठीक है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। अब देखो हम एक समीकरण ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, C+O2 = CO2, ये समीकरण आपका संतुलित है पहले से ही, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि कोष्ठक में इनके भौतिक अवस्था के संकेत भी लिखने हैं। तो जैसे कार्बन है ठोस अवस्था में होता है तो इसका प्रतीकीय अणुसूत्र है, इसके अंत में कोष्ठक में मैंने इसके भौतिक अवस्था का संकेत लिख दिया S, इससे पता चल जाएगा भाई ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। ये गैस है तो इस गैस के लिए मैं लिख देता हूँ G, कोष्ठक में लिखना है G, छोटा लिखना है G, ठीक है। तो इससे पता पड़ जाएगा भाई ये गैस अवस्था में है। और ये कौन सी अवस्था में होता है, ये भी गैस अवस्था में होता है, तो इसके लिए भी अपन ने क्या लिख दिया G लिख दिया, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो कुछ ऐसा ही, ये H2 और ये O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना 1 है। तो पहले मैं यहाँ 2 लगा करके ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को क्या कर लेता हूँ, संतुलित कर लेता हूँ। अब ऐसा करने से हाइड्रोजन के परमाणु असंतुलित हो गए, तो इनको संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 लगा दिया, तो हमारा समीकरण अब संतुलित है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है भाई, 2 से गुणा है पूरा। अब इसके भौतिक अवस्था के संकेत दिखा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन होता है गैस अवस्था में, तो इसके लिए मैंने लिखा G। ऑक्सीजन भी होता है गैस अवस्था में, तो इसके लिए भी मैं कोष्ठक में क्या लिख दूंगा G।
जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा L। ठीक है, तो अपने छठे चरण में क्या बात जानी अपन ने कि जब हमारा समीकरण संतुलित होता है तो क्रियाकारक और उत्पाद है उनके अणुसूत्र या प्रतीक के अंत में उनके भौतिक अवस्था के संकेत लिखे जाते हैं, जिसके आधार पर अपन पहचान लेते हैं कि वो ठोस है या द्रव है या गैस है। ठीक है, तो ठोस के लिए तो आप S लिखोगे, द्रव के लिए L लिखोगे और गैस के लिए क्या लिखोगे, G लिख दोगे। ठीक है, अब सातवां एक और बात ले लेते हैं कि यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है या फिर जल में घुला है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है। देखो भाई, एक शब्द बता रहा हूं आपको, एक्वास सॉल्यूशन। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो इसके लिए एक प्रतीक होता है AQ कोष्ठक में। ठीक है, तो देखो, जल को अंग्रेजी में आप वाटर बोलते हो, लेकिन अपने रसायन विज्ञान में जल का एक नाम और होता है, उसको एक्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वा। तो ये शब्द एक्वास वहां एक्वा शब्द से निकल कर के आया है, तो एक्वास सॉल्यूशन का मतलब भी होता है जलीय विलयन। तो कोई पदार्थ यदि जल में घुला हुआ है तो उसके अणुसूत्र के अंत में कोष्ठक में AQ लिखा जाता है। भाई तीन अवस्थाएं तो है, ठोस द्रव गैस। इसके अलावा कोई पदार्थ ठोस में रहता है कई बार, लेकिन जब उसको अभिक्रिया करवाते हैं ना अपन, तो पहले उसको जल में मिलाना पड़ता, तब वो अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में उसके अंत में क्या लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमने लिखा साहब HCl और NaOH, तो ये ठोस अवस्था में तो अभिक्रिया करते नहीं है दोनों, पहले दोनों का जलीय विलयन हमें बनाना पड़ता है। जब आप जलीय विलयन बनाओगे इन दोनों का, तो ये अभिक्रिया करके NaCl बनाएंगे और साथ में HOH यानी कि जल बनाएंगे। तो देखो, ये पदार्थ जो है इसका जलीय विलयन अपन काम में लेते हैं, तो कोष्ठक में अपन क्या लिखेंगे, AQ। ऐसे ये पदार्थ है तो इसका भी जलीय विलयन अपन काम में लेते हैं, तो इसके लिए भी लिखेंगे AQ। ये पदार्थ भी आपको जब प्राप्त होगा तो जल में घुला हुआ ही प्राप्त होगा, इसलिए AQ लिखा जाएगा। और ये खुद जल है तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो अधिकांश पदार्थ जो ठोस अवस्था में होते हैं ना, वो डायरेक्ट अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं, पहले उनका जलीय विलयन आपको बनाना पड़ता है, और फिर जलीय विलयन को जब आप आपस में मिलाओगे ना उनके को, तब वो अभिक्रिया कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि पदार्थ जल में घुला हुआ है, जलीय विलयन के रूप में है, तो उसके अणुसूत्र के अंत में क्या लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे मैंने उदाहरण ले लिया कि HCl और NaOH ये दोनों है तो सही, लेकिन ये भी जल में घुला है, ये भी जल में घुला है, तो दोनों का जलीय विलयन है, उसको जब अपन आपस में मिलाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो ये भी जल में घुला हुआ मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करके ये दो बातों भी नोट कर लो। देखो, छठी बात में अपन ने क्या, छठे चरण में अपन ने क्या कहा है कि जब समीकरण संतुलित हो तो क्रियाकारक और उत्पाद है उनके प्रतीक और अणुसूत्र के अंत में क्या किया जाता है, उनके भौतिक अवस्था के संकेत लिखे जाते हैं। और यदि पदार्थ जल में घुला हुआ है तो उसके अणुसूत्र के अंत में क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है। तो दोनों चरण को नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़े अपन। ठीक है भाई, नोट किया, मिटाओ मैं इन बातों को, है ना। तो आगे बढ़े, सातवां चरण हो गया है, आठवां चरण लेंगे अब। तो देखो भाई, आठवें चरण में क्या बात था। देखो, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया,
और एक होती है अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्कर्मणीय का मतलब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में क्या होती है? चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का मतलब है कि क्रियाकारक है, ये आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। लेकिन उसी परिस्थिति में उत्पाद भी वापस अभिक्रिया करके क्रियाकारक बना लेवे। ठीक। और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब है कि अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है। एक दिशा में चलने का मतलब है कि क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद तो बना लेंगे, लेकिन उत्पाद उसी परिस्थिति में वापस क्रियाकारक का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कार्बन को जलाया तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बार, तो वो बन गया। अब वापस आप उससे कोयला और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं आपको उत्कर्मणीय में उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक बंद पात्र है जिसमें आप पानी को गर्म कर रहे हो। ठीक, बंद पात्र है कोई जिसमें पानी को क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो पानी गर्म होकर के वाष्प में बदल रहा है। अब वो वाष्प ऊपर वाली जो सतह है बर्तन की, जो आपने ढक्कन लगा रखा है बर्तन का, उस सतह पर वो ठंडा होकर के वाष्प वापस जल में बदल रही है। ठीक है, वापस क्या हो रही है? वो जल में बदल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जल है वो तो किस में बदल रहा है? जल वाष्प में बदल रहा है। और जल वाष्प वापस किस में बदल रही है? जल में बदल रही है। तो ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो देखो 8वें चरण में अपन ये बात बोलते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया उत्कर्मणीय है तो वहां पर आप ऐसा निशान काम में नहीं लोगे क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में, वहां पर आपको ऐसा निशान काम में लेना होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा अभी जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो यहां पर ये याद करना आपको, यदि अभिक्रिया उत्कर्मणीय हो तो क्रियाकारक व उत्पाद के मध्य निशान लगाया जाता है। इसे आप दोनों ओर अर्ध तीर बोलते हैं, इस निशान को दोनों ओर अर्ध तीर। तो इस तरीके का निशान अपन क्या करेंगे? क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में काम में लेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं सामान्यतः बंद पात्र में होती है। जैसे अपन ने भाप का उदाहरण लिया था, जल का और जलवाष्प का, तो वो भी बंद पात्र में ही होगी। यदि खुला पात्र रखोगे तो वो उत्कर्मणीय नहीं रहेगा, क्योंकि भाप तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, तो वापस ठंडी नहीं हो सकती। तो ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं अभिक्रिया का, H2 और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती, NH3 बनाती है। इस अभिक्रिया को बंद पात्र में एक निश्चित ताप और दाब होता है, उसके ऊपर अभिक्रिया करवाएं ना तो क्या होता है कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय होती है। तो देखो पहले इस समीकरण को मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 3 हैं। पहले देख लो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने, नाइट्रोजन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हैं, इधर 3 लगा दिया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, समीकरण आपका संतुलित है। यदि भौतिक अवस्था आप दिखाए तो ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है ना। तो ये अभिक्रिया यदि बंद पात्र में करवाएं हम तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाएगा और उसी परिस्थिति में ये अमोनिया वापस टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, 9वां चरण देख लो भाई। एक अभिक्रिया जिस परिस्थिति में हो रही है,
जो भी ताप है अभिक्रिया का, जो भी दाब है, तो उसको हम क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। तो देखो यहां पर मैं 9वां चरण ले लेता हूं। अभिक्रिया की परिस्थिति, जैसे ताप, दाब, दाब आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं इसी अभिक्रिया की बात करूं ना, तो इस अभिक्रिया के लिए तापमान होना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 773 केल्विन भी आप बता सकते हो। 273 इसमें जोड़ दोगे तो 773 आ जाएगा। और 200 एटीएम दाब होना चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फियर। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फियर, जिसको हिंदी में आप वायुमंडलीय दाब बोलते हो। तो ये अभिक्रिया जब होती है जब 500 डिग्री सेल्सियस तो तापमान हो और 200 एटीएम क्या हो, दाब हो। इस ताप और दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभिक्रिया की परिस्थिति है ताप और दाब, इसको अपन तीर के निशान के ऊपर या नीचे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। हम CaCO3 पढ़ रहे थे, इसको गर्म किया जाता तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो भाई ऐसा होने के लिए इस पदार्थ को गर्म किया जाता है ना। तो यहां पर इसको आप गर्म कर रहे हो, मतलब तापमान ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो ये परिस्थिति भी अपन क्या कर देते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा सकते हैं। भौतिक अवस्था दिखा देता हूं मैं। ये ठोस होता है, ये भी ठोस होता है और ये गैस होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आपको नहीं पता कि कौन सी चीज ठोस है, द्रव है, गैस है, तो किताब में अपने लिमिटेड समीकरण है तो वो ही पूछे जाते हैं। तो बस उनका ही आपको ध्यान रखना है कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। सबका तो आपको ध्यान रखना नहीं है, तो हम बताते चलेंगे आपको जो जो समीकरण आ रहे हैं किताब में, बस वही आपको याद करने हैं। तो देखो दो बात अपन ने सीखी 8वें चरण में। तो क्या सीखा कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो क्रियाकार और उत्पाद के बीच में ऐसा निशान लगाइए। अनुत्क्रमणीय तो ये सामान्य निशान चल रहा है अपना। और यदि अभिक्रिया की जो परिस्थिति है जैसे ताप दाब, तो उसको भी अपन क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। तो 9 चरण हो गए, नोट कीजिए। इसके बाद में 2 चरण और करवाते हैं आपको। कीजिए नोट भाई, कीजिए। किया, मैं मिटा रहा हूं भाई। तो 10वां चरण, देखो 10वें चरण में क्या बात है। अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है भाई। तो देखो उत्प्रेरक क्या होता है, पहले तो ये जान ले अपना। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाला ऐसा पदार्थ है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग या तो घट जाता है या बढ़ जाता है।
उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग या तो क्या हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया में ले रहा हूँ CH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा करके मैंने लिखा CH2, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एथीन, एथीन है ये। अब इसकी अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं। जब हाइड्रोजन से आप करवाओगे तो आपको मिल जाएगा CH3 और CH3, ये होता है एथेन। ये क्या होता है, एथेन होता है। यहाँ बीच का डबल बॉन्ड हट गया और दोनों कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया हो जिसमें कोई पदार्थ उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो जैसे एथीन में हाइड्रोजन जुड़ गया है और एथेन हमें मिल गया है, तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। वनस्पति घी का निर्माण इसी अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो देखो यहां पर एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता निकल, तो इसको मैंने तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया। तो निकल की उपस्थिति से क्या होता है कि इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हालांकि निकल इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये तो बस प्रेजेंट हो जाएगा। इसके प्रेजेंट होने से, केवल इसके प्रेजेंट होने से इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और एथीन से जल्दी जल्दी हमें ये एथेन क्या होने लग जाता, प्राप्त होने लग जाता है, ठीक है। तो हमने 10वें चरण में क्या जाना कि यदि अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक है तो उस उत्प्रेरक को अपन क्या करते हैं, तीर का जो निशान है उसके ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम किसको दिखाते हैं, और ताप और दाब है उसको भी अपन तीर के निशान के ऊपर या नीचे ही दर्शाते हैं। और कोई उत्प्रेरक है तो उसको भी अपन क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे ही दर्शाते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो पहले ये बात। ठीक है, नोट किया। लास्ट चरण बच रहा है वो करवा देते हैं हमको। 11वां जो चरण है, तो भाई देखो कोई भी अभिक्रिया हुई है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है या अवशोषण, इस आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि जब क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो ऊष्मा को क्या करेंगे, बाहर से वातावरण से लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो देखो भाई दो बातें यहां पर लिखेंगे अपन इस 11वें चरण में। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन है तो क्रियाकारकों के साथ, तो क्रियाकारकों की जगह उत्पाद लेते हैं अपने यहां पर, उत्पादों के साथ प्लस ऊष्मा लिखते हैं, प्लस ऊष्मा लिखते हैं। यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ तो हमें उत्पाद के साथ में क्या करना होगा, प्लस ऊष्मा दिखाना होगा। और इसी चरण में दूसरी बात देखो क्या है कि यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी का मतलब क्या है, ऊष्मा का अवशोषण है तो
उत्पादों के साथ माइनस ऊष्मा लिखते हैं। क्या करते हैं? माइनस ऊष्मा लिखते हैं। तो इसी बात को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम देखो, आपने एक क्रिया पढ़ी है कि कोयला या कार्बन, उसको जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन उसके साथ में वो ऊष्मा भी तो देता है, वहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। वो कोयला और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं। तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। वहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखो, उस अभिक्रिया को मैं ऐसे लिखता हूं, C+O2 = CO2। भाई ये क्रियाकारक और ये उत्पादक, जब ये क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो साथ में ऊष्मा भी क्या होती? बाहर निकलती है। यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अरे भाई ये लो, इतना मत सोचा करो। बस ठीक है। ऐसा और उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हम जल मिलाते हैं। क्या मिलाया हमने? जल मिलाया। जल मिलाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है और साथ में यहाँ पर भी क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। देखो इधर, ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है और ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है। मार्केट में से अपन जो कली लेकर के आते हैं, कली पुताई करने के काम आती है, वो ये पदार्थ होता है। जब अपन उसको घर में लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं ना, तो बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे ये पूरा पदार्थ ही कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। वहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और ये पदार्थ आपको प्राप्त हो जाता है चूने का पानी, जिससे अपन बाद में क्या करते हैं? पुताई करते हैं। तो इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा दिखा देंगे उत्पादों के साथ में। अब इसके साथ में क्या होगा? देखो, तो देखो भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म करेंगे, मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी इसको, तो ये क्या होगा? CaO+CO2 में टूटेगा। तो उत्पादों के साथ में अपन क्या करेंगे? माइनस ऊष्मा दिखा देंगे। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है हमें, तब ये अभिक्रिया होती है। ये ठोस अवस्था में होता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है और ये भी ये गैस अवस्था में होता है। तो वैसे तो ये तरीका अपना जो बुक का तरीका, लेकिन और भी तरीके हैं इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। कई किताबों में ये चीज़ भी फॉलो की जाती है। ऐसे ये इधर माइनस का है, इसको इधर लिए हैं तीर के निशान के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस ऊष्मा, तो = CaOS+CO2। ठीक, ऐसा भी आप इसको लिख सकते थे। एक तरीका और है इसको दिखाने का, CaCO3S है, हम तीर के निशान के ऊपर भी ऊष्मा दिखा लेते हैं, कई बार दिखा दिया हमने, तो हमें मिल जाएगा CaO+CO2। तो भाई ज़्यादातर क्या है कि ये वाला काम में लेते हैं अपन, मेथड तो ये वाला काम में लेते हैं। बाकी आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ कि भाई उत्पादों के साथ में क्या किया जाता है? माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। लेकिन वो माइनस वाला है, इसको इधर लिया है तो प्लस हो जाएगा। ये भी आपका तरीका सही है और ये भी जो है ये भी तरीका सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको भी नोट कर लो।